वेलकम बैक टू माय चैनल एजीएम स्टडी। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, 2023 में देखिए आपका आया हुआ क्वेश्चन है सब, तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जो है आप लोगों को हम ये बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड में बैठने से बहुत डर लगता है, लेकिन जो है देखिए दोस्तों, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा वीडियो देख लिए तो आप जो है बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ होता है अनुक्रमांक। जी हाँ दोस्तों, अनुक्रमांक अनुक्रमांक मतलब होता है रोल नंबर। जी हाँ दोस्तों, जो आपका रोल नंबर रहेगा प्रवेश पत्र पे उसी को आप लिख देंगे। जैसे इसका है 12 32 83 4609। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आप लोगों का भी रहेगा। ये देखिए दोस्तों 824 EJ, ये जो है पेपर संकेतान। जी हाँ दोस्तों, ये आपके उसमें भरा जाता है। आइए दोस्तों आगे चल रहे हैं, तो आपको देखते हैं कि देख रहे हैं कि आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। जी हाँ, टोटल जो है पेपर को करने में आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है देखिए बाकी बायोडाटा है, आप लोग धीरे धीरे इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र करने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना हो, इसीलिए जो है हम चल रहे हैं सीधे आपके क्वेश्चन पे। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा, जी हाँ दोस्तों, पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी वस्तु जो है आपका कहाँ रखा होना चाहिए। तो आप लोग जी हाँ दोस्तों बहुत ही आराम से पढ़े होंगे कि ये जो है स्थिति इसकी कहाँ होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पहला कोई दे दिया, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है आपका आभासी की बात कर रहा है, तो यहाँ जो है वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। वक्रता केंद्र पे भी रखेंगे तभी आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र से पीछे रखेंगे तब भी आके वास्तविक बनेगा। लेकिन जो है आप जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो इसका जो है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी आपका विकल्प नंबर डी सही है। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, समय ना ले ज़्यादा लगाते हुए। अब देखिए दोस्तों दूसरा है, कह रहा किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन सा लेंस पसंद करेंगे इसकी बात हो रही है। तो कह रहा है, अब देखिए दोस्तों एक चीज़ तो आपको फाइनल है कि इसमें उत्तल लेंस लगेगा। तो इसमें जो है जो आपका न्यूनतम जो रहेगा उत्तल लेंस के लिए वही जो है आप लगाएंगे, ये तो आपको भी कन्फर्म है। तो आइए दोस्तों इसका जो है देख रहे हैं सी नंबर विकल्प जो है डायरेक्ट सही है। आप जो है इसमें कोई इफ नो बट नहीं है, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। आइए दोस्तों फिर इसके आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक कह रहा है -15 सेंटीमीटर हैं, और जो है दर्पण तथा लेंस संभव हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है जब कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां जब समान हैं, तो दोनों जो है दोस्तों यहाँ से फाइनल हो रहा है कि अवतल दर्पण में ही फोकस दूरियां हम माइनस में लेते हैं, यानी दोनों अवतल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट है? देखिए दोस्तों, क्योंकि हम जो है इसमें जो अवतल दर्पण होता है सभी दूरियां हम माइनस में लेते हैं, चाहे वो हमारा U हो, चाहे V हो, चाहे F हो, इसलिए दोनों अवतल हो जाएगा। किसी प्रकार का टेंशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब चौथे पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टोटल जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मानव के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। देखिए दोस्तों आप लोग तो इसको डायरेक्ट ही जान सकते हैं कि कॉर्निया पे तो बनता नहीं, पट्टिका पे बनेगा नहीं, पुतली पे बनेगा नहीं, इन्हीं दृष्ट पटल आपका राइट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों अगला दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ये कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई व्यास समान किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्वों में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी और क्रम पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों देखिए न्यूमेरिकल से है, लेकिन जो है दोस्तों इसका जो है सी नंबर विकल्प सही है। हम अगले वीडियो में इसका जो है सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें दे देंगे दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम छोटे में ही रखेंगे। फिर जो है दोस्तों कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान
विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ता है। जब देखिए दोस्तों आपका डिस्टेंस मान के चलिए कोई तार है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें जो है करंट की सप्लाई जो है बहुत तेज़ी से होता रहता है। लेकिन यही चीज़ जब लंबा हो जाएगा तो जैसे जनरेटर में देखे होंगे दोस्तों, तो जो बहुत दूर का बल्ब होता है बहुत धीरे जलता है। तो जब छोटा रहेगा तो उसमें जो है उसका बहुत अधिक जो है बढ़ जाएगा। कह रहा है परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा जब वो लघु परिपथ रहेगा तब। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बड़ा रहेगा तो परिपथ का मान कम हो जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के आंसर पूछ सकता है। फिर दोस्तों कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, जनरेटर होता है। तो जनित्र है, जनित्र मतलब ही जनरेटर होता है दोस्तों। जैसे देखते हैं शादी विवाह पार्टियों में लोग जनरेटर जो है लाके आते हैं और जो है उससे जो है विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है जनरेटर से, यानी आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है जो जनरेटर है। तो इसका जो है ए नंबर विकल्प राइट है। आपको किसी प्रकार का समस्या तो नहीं हो रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आइए दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों कह रहा है एंटीमनी है। तो एंटीमनी दोस्तों देखिए आप लोग जो है जो धातु अधातु चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें जो है एंटीमनी हमारा उपधातु है, इसमें कोई इफ नो बट नहीं है। अब फिर देखिए दोस्तों आगे चल रहे हैं। कह रहा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। देखिए दोस्तों कोई बच्चा लगाया है इसमें से पहले से, ये गलत है लेकिन इस पर आप फोकस नहीं करेंगे। ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला नहीं है। अब जो है लेड नाइट्रेट का फार्मूला आपका PbNO3 का ट्वाइस। जी हाँ दोस्तों, लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला है PbNO3 का ट्वाइस है। अब दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं, हमने जो है धीरे धीरे करके 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त मतलब देखिए दोस्तों जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वही जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो इसमें जो है देख रहे हैं अगर जो इसको कर रहे हैं तो जैसे दिया है C2H6, तो अगर जो इसमें करेंगे तो ऐसे करेंगे, 2 कार्बन है तो इसके बीच में बॉन्डिंग करेंगे तो इस तरह से देखेंगे ये खाली सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये आपका जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चला जाएगा। लेकिन ये असंतृप्त की बात कर रहा है, लेकिन इसकी जब बात करेंगे तो ऐसे C2 करेंगे। अब इसके बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे और जो है एक हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे और एक हाइड्रोजन चाहे जहाँ लगा दीजिए। तो इस तरह से देख रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ये किसी ने लगाया गलत है। अब देखिए दोस्तों प्रोपेनल, जी हाँ दोस्तों कह रहा है प्रोपेनल के क्रियात्मक समूह हैं। आप लोग क्रियात्मक समूह जरूर पढ़े होंगे। तो इसका जो है प्रोपेनल का CHO होता है। ये भी देखिए कोई रंग लगा के रखा हुआ है, ये CHO जो है इसका प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह हो जाएगा। और आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए अब इसके बाद एसिटिक अम्ल का IPC नाम। देखिए दोस्तों ये जो हर साल लगभग एग्जाम में आता ही आता है, तो इसमें जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। एसिटिक अम्ल का IPC नाम, एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल ही होता है। जी हाँ दोस्तों, एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत साल लगातार लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 13वां है कह रहा एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, इसका MO होगा, क्या होगा MO। तो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा बिरको का कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, बिरको का कार्य आप लोगों को पता होगा कि श्वसन में तो करेंगे नहीं, प्रजनन में होगा नहीं, पाचन में होगा नहीं, तो इसका मतलब उत्सर्जन में, यानी ये जो है शरीर से जो कचड़े होते हैं उसको निकालने का काम करता है। और वृक्क जो है बहुत ही यूजफुल चीज़ है क्योंकि ये आपके जो है वायु संचार और ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करके रखता है। आइए दोस्तों फिर कह रहा पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि पत्तियों पर कलियां किस में विकसित होती हैं, क्योंकि देखिए जो आलू का हम लोग लगाते हैं तो वो जो है उस पर भी पत्तियां विकसित होती रहती हैं। तो आइए दोस्तों ये आलू में बहुत ही आराम से आप लोग जान सकते हैं कि ये आलू में ही होगा। तो आइए दोस्तों और लेट ना करते हुए हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग अब आगे अनुवांशिक विज्ञान के जनक, अनुवांशिक विज्ञान के जनक। तो
तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? देखिए H.J. मूलर तो है नहीं, चार्ल्स डार्विन है नहीं, J.D. वाटसन है नहीं, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को क्लास में पढ़ाया भी गया होगा। आइए दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, पेंटाइड बंध तो है नहीं, सहसंयोजी बंध तो होगा नहीं, और ग्लाइकोसिड बंध तो द्वारा है ही नहीं। तो यानी हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? डायरेक्ट आप आंसर याद कीजिए दोस्तों, बाकी छोड़ दीजिए। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन बंध द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये रॉन्ग है, इस पर फोकस मत कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन आपको देखिए दोस्तों वैसे ईस्ट में पढ़ाया गया होगा, लेकिन जो है ईस्ट में इसी में एक हाइड्रा में भी होता है। तो ये ईस्ट के ही माध्यम से है, हाइड्रा में। इसका मतलब यही विकल्प आपका पहला ही सही है, कबूतर वगैरह नहीं है, सब रंग है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा मेंडल का प्रयोग, यानी मेंडल का प्रयोगी पौधा था। यानी मेंडल जो वैज्ञानिक थे वो जो है सबसे पहले किस पे जो है अपना विचार विमर्श किए? तो यानी जो है इन्होंने मटर का जो पौधा लिया उसी पे इन्होंने अपना जो है प्रयोग किया। ठीक है, आइए दोस्तों अब जो हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 19 क्वेश्चन। तो आप जो है बहुत ही आराम से, हमें लग रहा है कि आप लोगों के समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि इतने आसानी से जो है। देखिए दोस्तों अगला जो है बहुत ही, ये लगभग मान के चलिए हर साल एग्जाम में आता है। और जो है कह रहा है निम्न में से कौन सा, हाँ जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अब दोस्तों देखिए, गर्भाशय तो होता है, शुक्रवाहिनियाँ भी होती हैं, डिम्बवाहिनियाँ भी होती हैं, अंडाशय जो है नहीं, रॉन्ग हो गया दोस्तों, शुक्रवाहिनियाँ। इसमें का जो राइट आंसर है शुक्रवाहिनियाँ होगा, अंडाशय नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब शुक्रवाहिनियाँ जो है आपका राइट आंसर है, शुक्रवाहिनियाँ राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, यही जो है मादा भाग का अंग नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों नहीं की बात कर रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है, शुक्रवाहिका, यही दोस्तों नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों हम पार्ट बी में चल रहे हैं। देखिए कह रहा है किरण आरेख का प्रयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति योग प्राकृत लिखिए। जी हाँ दोस्तों, अब जो है इसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में आप लोग बहुत ही कायदे से पढ़े होंगे, और इसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी संशय नहीं होना चाहिए, बहुत ही आराम से सीख सकते हैं। तो कह रहा है दोस्तों, पहला कह रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जी हाँ दोस्तों, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? तो अब देखिए दोस्तों, हम जो है इसमें आपका समय ज़्यादा न लें, इसीलिए जो है इसमें हम पहले से ही प्रतिबिंब बना के रखे हैं। कह रहा है फोकस और, जी हाँ दोस्तों, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ध्रुव यहाँ हमारा P हो गया दोस्तों, और यहाँ फोकस हो गया। अब हम जो है इसके बीच में जब प्रतिबिंब को रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ से जा रहा है और मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, और दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होके निकल जा रहा है, और दूसरी किरण जो है हम वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, तो ये जो है जाके सीधे डाटेड करके आगे आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। और पीछे इनको करने पे दोस्तों देखिए कहीं एक दूसरे को मिल नहीं रहे हैं, तो कहीं जो नहीं मिल रहे हैं तो ये पीछे तो बनेगा नहीं, तो इसलिए जो है इनको दर्पण के आगे जो है डाटेड करके बढ़ाए, तो ये ए डॉट बी डॉट पे प्रतिबिंब बना। तो जी हाँ दोस्तों, प्रतिबिंब कैसा बना? देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब जो है ए डॉट बी डॉट ये आपका जो है दर्पण के पीछे बनेगा, और जो है दर्पण के पीछे। जी हाँ दोस्तों, दर्पण के पीछे। अब देखिए डाटेड से बने हैं, इसका मतलब आभासी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, और वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं आप वास्तविक नहीं, आभासी बनेगा। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। और जो है दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है दोस्तों, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका है, कह रहा है
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब रख रहे हैं तब कहाँ बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब आप रखेंगे तो ये जो है वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पे आप प्रतिबिंब रख दिए तो ये जाएगा और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होके जाएगा। और दूसरा जो है वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण भेजेंगे तो ये जो है देख रहे हैं दर्पण वक्रता केंद्र के पीछे जाके बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रतिबिंब ए डॉट प्रतिबिंब जो है ए डॉट बी डॉट वक्रता केंद्र के पीछे और वस्तु से बड़ा। जी हाँ दोस्तों, बस यही सब आपको लिख भी देना है। जो भी हो रहा है वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अगर जो कोई समस्या हो तो आगे बताइएगा। अब और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। जी हाँ दोस्तों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसको बहुत ही आराम से हम आपको बताएंगे। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई की, जी हाँ दोस्तों 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के दर्पण के सामने, जी हाँ दोस्तों दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब हमको इसमें मिला क्या क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो आइए हम दो लोग जो है समय न गंवाते हुए देख रहे हैं। तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, तो यानी वस्तु की लंबाई हमें दे रहा है दोस्तों, वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये हमको दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और फिर क्या दे दिया? कह रहा है कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, यानी वस्तु वक्रता त्रिज्या हमको दे रहा है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान दे रहा है। तो आर का मान दोस्तों दे रहा है, कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों 30 सेंटीमीटर। तो इसको जो है हम इसकी सहायता से एफ को बहुत आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला पता होगा एफ बराबर R/2। जी हाँ दोस्तों एफ बराबर R/2। तो अब यहाँ एफ बराबर हम आर का मान 30 है तो 30 रख देंगे, बटे 2 कर देंगे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 15 30 या 15 दूना 30। तो ये नहीं एफ का मान हमारा आप निकल के चला आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आपके आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, अब इसके बाद और आगे क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या है, कह रहा है त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी यहाँ दोस्तों हमको वस्तु की दूरी दे दिया। क्या दे दिया? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम लोग दोस्तों u से लिखते हैं, आपको पता होगा। तो u बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, u बराबर कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर दे दिया। तो अब जो है दोस्तों ये जो है दूरी हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और जो है क्योंकि हम चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण तो हमको दिया नहीं है, तो u की दूरी हम माइनस में ले लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में u माइनस में होता है, खाली हमारा उत्तल दर्पण में f प्लस में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों और क्या नहीं मिला हमको। अब f भी मिल गया है, v भी मिल गया, और कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृत और आकार ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिबिंब की स्थिति लिख देंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। जी हाँ दोस्तों स्थिति। तो अब देखिए दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति के लिए इसको हम b से लिखते हैं, यानी b का मान हमको ज्ञात करना है। तो b हमें फार्मूला पता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो दोस्तों अब यहाँ हमें 1/f का मान 15 है और जो है बराबर 1/u का मान -20 है। अब जो है इसके आगे और बढ़ रहे हैं तो प्लस 1/v। तो दोस्तों आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि इसको हम इधर से इसको इधर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इधर करेंगे तो ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 1/v बराबर यहाँ जो है 1/v
50 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा 1/20। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ दोनों का हर हमारा बराबर नहीं है, तो आई होप हम जो है इसको लासा लेके हर को बराबर करते हैं। आपको पता होगा कि 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसको जो है 2 से काटेंगे 15 ही आएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 दही 20। फिर 2 से काट देंगे, 15 नहीं कटेगा, उतार देंगे, 2 पंचे 10। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15 और 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको 5 से काट दीजिएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तीन 12, पंचे 60, यानी लासा हो जाएगा आपका 60। तो ये हो जाएगा v बराबर पूरे का बटा 60 लिख देंगे। अब 1 गुणे 15 से भाग देंगे 60 में, 4 बार जाएगा तो 15 चौके 60 और प्लस 1 गुणे, अब यहाँ देखिए दोस्तों इसका हर 1 गुणे, अब देखिए 5 चौक 20 चौक नहीं 20 तियाँ 60, तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिएगा, कितने से 3 से, 20 तियाँ 60। अब ये हो जाएगा 1 4 एकम 4 प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 3 7 और ये हो जाएगा बटे 60। अब इनका जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो गया बटे 60 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये हमारा b का मान निकल के आया, किसका, b का मान निकल के आया। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो है इसके बाद चल रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ जो है हमें v का मान मिल गया। अब यहाँ हम आवर्धन का फार्मूला लगा देंगे, जिससे जो है हमारा दोस्तों कह रहा था 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, ठीक है। यहाँ जो है प्राकृति और आकार भी बताना है। तो अब जो है इसके प्राकृति और आकार बताने के लिए दोस्तों हम आवर्धन का फार्मूला लगा देंगे। तो हमारा फार्मूला पता होगा कि आवर्धन बराबर होता है v बराबर माइनस v बटे u, माइनस v बटे u। तो अब देखिए दोस्तों हमारा v का मान जो है आ गया 7/60 और u का मान अभी हम लोग दोस्तों लिखे थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप -20 है, तो यह हो जाएगा -20, यानी 20 इसमें भाग कर रहा है। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके 7/60 भागा -20/1। तो इसको उलट देंगे, तो अब ये हो जाएगा दोस्तों 7/60 गुणे 1/-b/u, तो 7/60 यानी जो है ये हो जाएगा बटे 20। तो अच्छा v/u, तो अच्छा 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। तो यहाँ इसको हम पलट देंगे, 1/b का मान है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/b/1, तो ये हो जाएगा 60/7। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 60/7 आ जाएगा, 60/7। तो अब ये हो जाएगा 60/7 और जो है तो ये हो जाएगा 60/7 गुणे ये हो जाएगा 1/20 -20, तो यहाँ से 0 यहाँ से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 आ जाएगा, ये 3 इकन्ने 3 बटे -3/7, ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। तो दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है दोस्तों, लेकिन अब क्या करेंगे, अब जब कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन अगर जो आप लोगों को समझना है तो थोड़ा सा भाई समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपका जो है ये कैसे करेंगे। अब ये भी कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, कितना 100 जूल। तो कह रहा है प्रतिरोधों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोधों के बीच हमें दोस्तों क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो अब इसमें भी पहले थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बिना देखे तो दोस्तों चलेगा नहीं, इसमें भी
कैलकुलेशन है। आइए हम कैलकुलेशन इसका भी करके दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें प्रतिरोध दिया है, क्या दिया है, प्रतिरोध दे दिया है। प्रतिरोध दे दिया है कि 4 ओम, तो लिखेंगे प्रतिरोध, यानी आर का वैल्यू हमें 4 ओम दे दिया है। जानते हैं दोस्तों, इस तरह से चिन्ह बना देते हैं। तो ये ओम का, और उष्मा भी दे दिया है कितना दोस्तों, उष्मा कह रहा है 400 नहीं, कह रहा प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। यानी उष्मा हमें दे रहा है कितना दोस्तों, 100 जूल। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, और क्या कह रहा है, ये 100 जूल हो गया। इसके बाद कह रहा है प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसके लिए फार्मूला लगाते हैं। तो विद्युत धारा की बात कर रहा है, विद्युत धारा, जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा। तो ये जो है उष्मा हमारे एच से इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब जो है हमको आई का मान चाहिए, तो आई को हम इधर भेज देंगे दोस्तों, आई स्क्वायर, और मान के चलिए ये हो जाएगा बराबर आपका एच बटे, क्योंकि ये इसमें गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, तो ये हो जाएगा एच बटे आर टी। जी हाँ दोस्तों, हमें आई का मान चाहिए, इसलिए यहाँ से स्क्वायर गायब करेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर, ये हो जाएगा करड़ी में एच आर टी। अब दोस्तों यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा। अब ये हो जाएगा आई बराबर, एच का मान जो है आपका 100 है, यानी एच का वैल्यू है 100, तो ये हो जाएगा 100 बटे आर टी का मान जो हो जाएगा, आर का मान कितना है, आर का मान 4 है, और गुणे टी, प्रति सेकंड कह रहा है, यानी टी का मान 1, तो ये हो जाएगा 100 बटे 4 से भाग दे दीजिएगा, तो 4 दूना 8 बचा 2 और 0 20, तो 4 पंचे 20, यानी आ गया करड़ी में 25। तो इसको जो है करड़ी के बाहर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5। जी हाँ दोस्तों, 5। अब देखिए विभवांतर निकालना हमें, तो विभवांतर हमारा बराबर होता है विभवांतर, विभवांतर बराबर हो जाएगा, विभवांतर बी बराबर होता है आर टी। जी हाँ दोस्तों, बी बराबर आर टी होता है। तो वी बराबर हम लिख देंगे, आर का मान कितना आ गया, आर का मान हमारा 4 दिया है, और जी हाँ दोस्तों, आर का मान नहीं, बी बराबर आर आई होता है, 1 मिनट गलत हो गया दोस्तों, बी बराबर आई इंटू आर। तो आई का मान हमारा 5, आर का मान 4 है, आर का मान 4 ओम है, और आई का मान अभी अभी निकाले हैं 5 आ गया है, तो 4 पंचे 20। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। और देखिए, और थोड़ा सा आगे बढ़िए दोस्तों। अब ये इस तरह से आपके हमने फिजिक्स के दोनों न्यूमेरिकल को करवा दिया है। अब देखिए दोस्तों, अगले भाग में जब जाएंगे, अब इसके बाद दे दिया है निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत का कार्यात्मक स्पष्ट कीजिए। तो ये जनरेटर वाला है दोस्तों, आप इसमें जो है लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा है, इसको हम डायरेक्टली नहीं कराएंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, या तो इसको कीजिए, या तो विद्युत मोटर का निम्नांकित चित्र, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि पर विद्युत मोटर के विभक्त वलयों का महत्व क्या आज कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग भाग 2 में चल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। कह रहा मेथेनल, मेथेनल, तो मेथेन मतलब 1 नंबर पे है दोस्तों। तो मेथेनल का संरचना जो है आप जानते होंगे, किसी मेथेनल का जो है दोस्तों आपका हो जाएगा CHO जो है इसका वो होता है
और यहाँ से दोस्तों ये तो ये हो गया। अब इसके साथ जो है एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, ये मेथेनॉल का आपका संरचना तैयार हो जाएगा। अब ज़्यादा और प्रोपाइन तो इसका मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 3 कार्बन 1 2 3, और कहीं ना कहीं इनको आप डबल बांड ट्रिपल बांड से जोड़ दीजिएगा, आयन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ 3 कर दिए हैं तो एक यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ सिंगल बांड देंगे 3 1 4, और यहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये आपका जो है दोस्तों प्रोपाइन का बन जाएगा। ऐसे पेंटेनोन का, तो पेंटेनोन में आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें 5 कार्बन होंगे। पेंटेनोन 3 कह रहा है, पेंटेनोन 3 मतलब, आइए दोस्तों हम आपको थोड़ा सा पेंटेनोन 3 का भी स्ट्रक्चर बना के दिखा ही दे रहे हैं। तो पेंटेनोन मतलब 5 कार्बन, पेंटेनोन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। तो पेंटेनोन 3 कह रहा है, तो इसका मतलब 3 नंबर पे आपको ओन जोड़ देना है। तो 1 2 3, अब चाहे जिधर से जाएंगे यहाँ वो जोड़ दिए, वो मतलब क्रियात्मक समूह है। और यहाँ से पहले आप इसको बैलेंस कर दीजिएगा ऐसे करके। और अब यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो 2 और 1 3, और एक यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन से जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से 1 2 3, तो ये आपका पेंटेनोन का स्ट्रक्चर बन गया, पेंटेनोन 3 का। क्योंकि आप जो है यहाँ से गिनेंगे, ऐसे ही गिनती कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, यानी पेंटेन हुआ, और कीटोन समूह जुड़ गया यानी ओन हो गया, पेंटेनोन हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब आइए ऐसे करके आप, अगला है ब्यूटेनेन 2। तो ब्यूटेनोन 2 में भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ब्यूटेनोन 2 में अब यानी इसका मतलब 4 कार्बन 1 ऐसे बना देंगे, 2 3 4। अब ये भी कह रहा है 2 नंबर पे जुड़े हैं, किस पे, कीटोन जो है हमारे ब्यूटेनोन कह रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर पे जुड़े हैं। तो यहाँ जो है हम सिंगल बांड, यहाँ जो है हम कीटोन को जोड़ दिए, यहाँ सिंगल बांड, और यहाँ ऐसे करके देखिए दोस्तों, संरचना बनाना एकदम आईपीसी, एकदम एकदम हलवा, किसी तरह से आपको समस्या होने वाला नहीं है। आप ऐसे इस तरह से इसको जोड़ देंगे, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो आप बहुत ही आराम से देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन, अब जो है कीटोन समूह जुड़ा यानी ओन हो गया, ब्यूटेनोन हो गया। बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं हो सकता है। और इसके आगे चल रहे हैं, तो अब देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन अब हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। अब कह रहा कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आराम से इनको आप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए अब और बड़ा हम नहीं करेंगे। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है दोस्तों, पहले इसको आप फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे और इससे बनेगा क्या। तो दोस्तों देखिए, इसका वीडियो हम अगले वीडियो में बना के इनको संतुलित करके आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, और आप लोगों को टेंशन थोड़ा सा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, आपको छोटा छोटा करके लिखना है। कह रहा है हाइड्रोकार्बन की दहन की अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिक ने प्रतिस्थापन क्रिया, हाइड्रोजनीकरण, आपको एग्जाम में पढ़ाया गया होगा स्कूल में, और नहीं अगर पढ़ाया गया होगा तो हम इसका वीडियो तभी प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत लाम नहीं जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, तीसरा खंड है, कह रहा ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। आपको ऑक्सी और अनॉक्सी जो है पढ़ाया गया होगा, आप इसको कर सकते हैं। फिर कह रहा है लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। कायिक जनन किसे कहते हैं, अब इसको सब आप लोग पता होगा। फिर कह रहा है हृदय का कार्य। देखिए दोस्तों, हृदय का कार्य आपका बहुत पूछता है, इसलिए जो आपको उसको बहुत ही पावरफुल तरीके से याद करके आपको जाना है। और इसके बाद चलिए दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है रसायन संश्लेषण क्या है। देखिए दोस्तों, ये लगभग हर साल एग्जाम में आता है, आप इसको पूरी तरह से तैयारी करके बैठना। रासायनिक संश्लेषण क्या है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए।
जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार करके ही एग्ज़ाम में बैठिएगा। अब और आगे बढ़ रहे हैं, तो लिखा है पोषक एंजाइमों के कार्य क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको बहुत ही तरीके से अपनी किताब से ढूंढ के आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ रहे हैं, तो अब देखिए दोस्तों इसके बाद है, कह रहा है निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए, नहीं छोटे में आपको समझाना है। अब देखिए दोस्तों ये भी आपके 6 नंबर के हैं, डार्विनवाद और लैमार्कवाद। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी पेपर उठाते हैं तो ये हर साल आते हैं। फिर कह रहा है पुष्प में निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस तरह से आपका ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं। और कोई समस्या होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।